आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ई वे बिल अंडर जीएसटी। नॉर्मली हम ई वे टाइप का कोई भी बिल इशू नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जब भी कोई बिल इशू करते हैं तो वो किसी भी टैक्सेशन लॉ के अंडर इशू किया जा सकता है, लेकिन ई वे बिल सिर्फ जीएसटी लॉ के अंडर ही हम इशू कर सकते हैं। इसका बेसिक मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो बिल जनरेट किया गया है जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उसे हम ई वे बिल कहते हैं। अब इसका नाम ई वे क्यों रखा गया है? वे का मतलब जब आपकी गुड्स मूव करेंगी, आई रिपीट, जब आपकी गुड्स मूव करती हैं तो उसकी मूवमेंट के प्रॉपर रिकॉर्ड्स के लिए और किस पर्सन ने गुड्स को मूव कराया है, आई मीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट, ये दोनों पर्सन्स जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को मूव करा के सप्लायर के प्लेस से रिसिपिएंट के प्लेस तक अवेलेबल कराना है, तो उस कंडीशन में हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पे हम सप्लायर की और ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है ई वे बिल। तो अब हम कहेंगे ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसपोर्टर के लिए बनाना हमने ज़रूरी है, यानी कि ट्रांसपोर्टर जब आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, एक मिनट बच्चे, गर्ल्स कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो हमने कहा ट्रांसपोर्टर जब गुड्स को मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि उसे सप्लायर देगा, ताकि वो सप्लाइड गुड्स को रिसिपिएंट तक पहुंचा सके। इसके लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या फिर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमने कहा कि ई वे बिल एक ऐसा बिल है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कोई पर्सन गुड्स को मूव करने से पहले डॉक्यूमेंट इशू जब कराएगा तो उसमें गुड्स की मूवमेंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंशन करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन जब हमने मेंशन कर दी, जिस डॉक्यूमेंट पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी और एक नया बिल जनरेट होके आएगा जो कि ट्रांसपोर्टर के लिए स्पेशली निकल के आता है, उसको हम बोलेंगे ई वे बिल। तो ई वे बिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वाला बिल है, इलेक्ट्रॉनिकली आया है। हमने पहले पढ़ा सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर, अब ये इलेक्ट्रॉनिक आया है तो इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर चलेंगे। किसके? सप्लायर के। साथ में ट्रांसपोर्टर के लिए ये बिल इशू किया जाता है। तो जिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप गुड्स की मूवमेंट के लिए हायर कर रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी इस बिल की कॉपी रखने के लिए लायबल है, और स्पेशली ट्रांसपोर्टर के लिए ही ये वाला डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। उसके बाद जब भी आप ई वे बिल इशू करोगे मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, तो इसके ऊपर GSTN यानी कि जीएसटी का आपका नेटवर्क का नंबर यानी कॉमन पोर्टल पे आपको ये जनरेट करना है। जब भी आपकी गुड्स 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की होती हैं, आई रिपीट, जिन गुड्स की सप्लाई आप कर रहे हो और उनकी मूवमेंट जब आप करोगे उनकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो बिना ई वे बिल इशू किए सप्लायर उनको मूव नहीं कर सकता। प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए इस बुक को, इस लाइन को, कि अगर किन्हीं गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो और उनकी मूवमेंट करनी है, उनकी वैल्यू 50,000 से कम है, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है, तो हमें ई वे बिल को इशू करना ज़रूरी है, उसके बिना हम मूवमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है पर्पज़ ऑफ ई वे बिल। हम क्यों इशू करते हैं? पहला,
जो भी गुड्स हम इशू कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि वो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दूसरा, गुड्स की मूवमेंट को हम अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ट्रिप्लीकेट कॉपी बनती है गुड्स के केस में, तो ओरिजिनल रिसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और थर्ड ट्रिप्लीकेट सप्लायर के लिए। तीसरा, हम टैक्स की चोरी को रोक सकते हैं, चेक टैक्स इवेजन, हम टैक्स की चोरी को भी रोक सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर हमारे पास ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल्स हैं तो। उसके बाद आपके पास आएगा प्रोविजंस रिलेटेड विद ई वे बिल अंडर जीएसटी, यानी कि जब भी आप ई वे बिल इशू करोगे तो आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है। अब हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ ई वे बिल, यानी कि कैसा फॉर्म होता है। मैंने इससे पहले टैक्स इनवॉइस में आपको बताया है कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मा नहीं है, हर रजिस्टर्ड पर्सन अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मा सेट करा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो वो कंटेंट्स हमने पढ़े हैं वो कंटेंट्स ज़रूर मेंशन करने होंगे। अब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ई वे बिल दो पार्ट्स में बनेगा, पहला पार्ट ए और दूसरा बी। जो ए पार्ट है उसमें आप क्या क्या डिटेल्स लिखोगे, आपके रिसिपिएंट की डिटेल्स, क्योंकि आपकी गुड्स तो रिसिपिएंट के पास जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, आपका रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका GSTIN, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका नाम, उसका एड्रेस और जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उसके स्टेट का कोड। आई रिपीट, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उसका भी GSTIN लिखना होगा। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट नहीं है तो उसका नेम और उसका एड्रेस विद स्टेट कोड, उसके राज्य का कोड हमें मेंशन करना है। दूसरा, जिस जगह पे डिलीवरी करनी है उसका पिन कोड, जैसे आप लोग अगर फरीदाबाद से बिलोंग करते हो तो आपका 121002 जो भी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है इनवॉइस और चालान का नंबर। इनवॉइस यानी कि जो हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया उसका सीरियल नंबर क्या है, या फिर कल हमने चालान पढ़ा था, कौन से वाला, डिलीवरी चालान। अगर हमने चालान इशू किया है तो वो, या फिर हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो उसका नंबर और किस डेट को इशू किया है। उसके बाद उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, HSN कोड मैंने आपको बताया था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ताकि पूरे नेशन में उन गुड्स को एक जैसी पहचान मिल सके। इसके लिए हम एक कोड बनाते हैं, वो कौन सी गुड्स हैं उनका कोड, साथ में ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हमने हायर किया है वो वाली डिटेल्स। ये वाली सारी डिटेल्स हमने ई वे बिल के पार्ट ए में डालनी है। अब ई वे बिल का पार्ट बी, इसमें ट्रांसपोर्टर की सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि हम जब ई वे बिल बनाएंगे तो वो दो लोगों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला, मेरे रिसिपिएंट की डिटेल्स क्या क्या हैं, उसको मैं कौन सी गुड्स दे रही हूँ, मैंने इनवॉइस कब इशू किया, चालान कब इशू किया, कितनी वैल्यू की गुड्स हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस और ट्रांसपोर्ट वाले का डॉक्यूमेंट नंबर। दूसरे पार्ट में मैंने ट्रांसपोर्टर की सारी डिटेल लिख दी। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, रिक्वायरमेंट, हम क्यों इशू करते हैं जब हमारी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तीसरा, कौन पर्सन ई वे बिल को जनरेट करने के लिए लायबल है। अब हम करेंगे कि कौन से पर्सन लायबल है, यानी कौन कौन इशू करेगा। सबसे पहला, कंसाइनर या कंसाइनी। जब आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट होके रिसिपिएंट के पास जानी है और वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी या तो रेलवेज़ के थ्रू हो रही है या तो ट्रांसपोर्टर कंसाइनर अपने व्हीकल से कर रहा है, ऑन है, या फिर वो हायर कर रहा है किसी व्हीकल को, रेलवे से कर रहा है, बाय एयर कर रहा है, बाय वेसल कर रहा है, यानी समुद्री तरीके से कर रहा है, तो ई वे बिल को कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी जनरेट कर सकता है। नंबर 2, ट्रांसपोर्टर। जब हमने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दी कि आप बाय रोड लेके जाओ। अब देखो, रेलवे का अलग ट्रैक होता है, एयर का अलग ट्रैक है, समुद्री तरीके से जाना है तो अलग ट्रैक है, लेकिन रोड से जाना है तो आपको पता है नेशनल हाईवेज़ या जो शॉर्टकट्स होते हैं वहाँ से कोई ट्रांसपोर्टर जाएगा। इस केस में जब आप ट्रांसपोर्टर को रोड से ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो तो यहाँ पे कंसाइनर या कंसाइनी ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
ई वे बिल को जनरेट करे और अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो। थर्ड प्रिंसिपल, जब आपकी गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जॉब वर्क के लिए जा रही हैं, आई रिपीट, जब आपकी गुड्स एक स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में जॉब वर्क के लिए जा रही हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी जो मेन पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन गुड्स को सेंड करते टाइम ई वे बिल ज़रूर बनाए। चाहे नेसेसरी क्यों है, चाहे आप किसी भी स्टेट में करो, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए आपको बिल जनरेट करना ज़रूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, चाहे आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू कुछ भी हो। यानी कि आपका ये कंपल्शन है कि आपने ई वे बिल जनरेट करना ही करना है जब आप एक राज्य से किसी भी दूसरे राज्य में गुड्स भेज रहे हो और वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हैं, तो इंटर स्टेट होने की वजह से उनके लिए ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बाय रोड जा रही हैं, किसी भी तरीके से जा रही हैं, तो वो गुड्स अगर रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उस लॉस से बचने के लिए और ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए हम ई वे बिल जनरेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि कौन से पर्सन्स रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जम्प्ट हैं और इसे ई वे बिल के लिए एग्जम्प्ट हैं। अगर किन्हीं पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो ई वे बिल भी नहीं बनाएंगे। जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स यानी कि हाथ से बनी हुई छोटी छोटी वस्तुएं, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जा रहे हो तो ऐसा व्यक्ति ना तो रजिस्ट्रेशन कराएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया यानी कि उसने जीएसटी रेंज में तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन अगर वो अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा है और वो राज्य ही अलग हो जाता है, तो चाहे उसकी गुड्स की वैल्यू कुछ भी हो, उसके लिए एक नेसेसिटी हो जाएगी ताकि उसकी गुड्स को सिक्योरिटी मिल जाए, तो उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया। तो इट मीन्स जो आपका इनवॉइस था वो हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर रहा था, आइदर इट इज़ सप्लायर और रिसिपिएंट। लेकिन जब हम ई वे बिल की बात कर रहे हैं तो जीएसटी रेंज में अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल को जनरेट करवा सकता है। उसके बाद एक्सेप्शंस, अपवाद क्या हैं ई वे बिल के? पहला, जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है। दूसरा, अगर कोई गुड्स सीजीएसटी एक्ट में अलग से स्पेसिफाई कर रखे जिनके लिए ज़रूरत नहीं है तो भी हम ई वे बिल नहीं बनाएंगे। तीसरा, अगर पोर्ट के थ्रू यानी कि आपकी कोई आपके नेशन से बाहर कोई चीज़ जा रही है, आपकी कर वाले क्षेत्र में कोई चीज़ है, एयरपोर्ट के थ्रू कोई चीज़ें जा रही हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमने ऐसी कार्गो के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करना। उसके बाद यूज़ ऑफ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस यानी कि जिनमें मोटर वोटर नहीं है, जैसे अगर आप साइकिल से कुछ लेके जा रहे हो तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉर्मली मोटर्ड गुड्स मोटर्ड व्हीकल से जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई वे बिल बनेगा। अगर आप नॉन मोटर्ड व्हीकल से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है वैलिडिटी। अब भाई कितने टाइम के लिए वैलिड है? अगर आप जब भी ई वे बिल जनरेट कर रहे हो तो आप नॉर्मली जब लाइफ में कहीं सुनोगे तो वो कहेंगे 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगर आप किसी से भी बात करोगे तो वो आपको कहेंगे 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, फटाफट इसकी पेमेंट करा दो, फटाफट गुड्स डिलीवर करा दो। लेकिन जीएसटी एक्ट में इसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर आपका जो आपने गुड्स डिलीवर करने हैं वो रेंज आपकी 100 किलोमीटर्स या उससे कम है, 100 किलोमीटर्स से कम है, 100 से कम, 100 से कम का मतलब 99.9 भी हो सकता है। 100 से कम है तो एक दिन तक आपका ई वे बिल वैलिड माना जाएगा, अगले दिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा, इस तरह से 100 से ज़्यादा है, 300 से कम है तो 3 दिन। उसके बाद लास्ट लिमिट आती है 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो 15 दिन के लिए आपका ई वे बिल वैलिड है। इट मीन्स विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू रेंडर योर गुड्स, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर। उसके बाद एक्सटेंशन, क्या ये जो टाइम हमें दिया गया इस टाइम को बढ़ा सकते हैं? यस, अगर जीएसटी काउंसिल का कोई मेंबर या कोई जीएसटी का कमिश्नर अगर किसी ऐसी गुड्स की सर्कमस्टांसिस पे एग्री करता है कि जिनके लिए टाइम एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो ही
आप ई वे बिल का टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। जो टाइम हमें ऊपर दिया गया है, हमें इन्हीं दिनों में उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट है कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल। कैंसलेशन का मतलब जब आप कोई ई वे बिल जनरेट कर रहे हो लेकिन आपने गुड्स ही ट्रांसपोर्ट नहीं की, जैसे हमने टैक्स इनवॉइस में किया था, रिफंड वाउचर भी किया था। अगर मैंने सप्लाई की है तो इनवॉइस इशू कर देंगे, सप्लाई नहीं की तो उसके पैसे जो हमने रिसिप्ट वाउचर पहले लिया था अब हम उसको रिफंड वाउचर दे देंगे। सेम केस जब आप ई वे बिल बना चुके हो लेकिन बट गुड्स आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड, यानी कि या तो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं की या फिर गुड्स जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड, यानी कि ई वे बिल में जो लिखा हुआ था वो वाली गुड्स नहीं है, गुड्स तो कोई और है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर जब बिल जनरेट हुआ तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उस बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। कब, या तो हमने ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया गुड्स को या फिर जैसा ई वे बिल में लिखा गया था वो वाले गुड्स आपके ट्रक में नहीं है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल, यानी ई वे बिल कब और कहाँ कैसे अप्लाई होता है। जब भी आप गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हो, आई रिपीट, जब भी आप गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हो तो अब 2018 से 1 फरवरी 2018 से ई वे बिल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इससे पहले जब 2017 में जीएसटी एक्ट आया था तो ई वे बिल नाम का कुछ भी प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में ई वे बिल को एक नेसेसिटी माना गया। उसके बाद से हर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए हमें ई वे बिल को इशू करना ज़रूरी था। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंटर स्टेट मूवमेंट 1 फरवरी 2018 से सारी इंटर स्टेट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि गुड्स कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं, इसके लिए हमने ई वे बिल इशू करना है। जो भी रूल्स ई वे बिल के हैं वो सभी स्टेट्स में सेम तरीके से फॉलो होंगे और ये 1 फरवरी 2018 से नोटिस इशू हुआ था तो तब से हमें फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी एक ही स्टेट के अंदर अंदर, अगर आप इंट्रा स्टेट यानी एक ही राज्य के अंदर मूव कर रहे हो, वो तो हमने 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इनको टाइम दिया कि आप 1 जून 2018 तक तो ऐसे ही कर दो। उसके बाद से इंट्रा स्टेट के लिए भी ई वे बिल को बनाना ज़रूरी हो गया। उसके बाद वॉलेंटरी यानी कि अपनी मर्ज़ी है, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली लेवल पे करना चाहते हैं और वो कोई भी हौच पौच नहीं चाहते, तो उन्होंने ई वे बिल पहले से ही इशू करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जिस दिन डिसाइड हुआ उससे इमीडिएट नेक्स्ट डे ही कुछ ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने ई वे बिल को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन काउंसिल की मीटिंग में जो फाइनल हुआ था वो 1 फरवरी 2018 फाइनल हुई थी। कुछ ने 16 जनवरी से इम्प्लीमेंट किया, कुछ ने 1 फरवरी से किया, और जो इंट्रा स्टेट थी उनके लिए 1 जून 2018 से ई वे बिल को बनाना मैंडेटरी हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स इकट्ठा करना अगर वो ऑथोराइज्ड नहीं है, या तो जीएसटी लॉ में ऑथोराइज नहीं है या फिर कोई और रीज़न है, तो ऐसे टैक्स को कलेक्ट करने से रोकना। सेक्शन 32 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसको डिफाइन करता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आएंगे कि हम अनअधिकृत तरीके से टैक्स को कैसे एकत्रित करने से रोक सकते हैं। पहला, इसका बी पार्ट पे देखो बच्चे, पहले रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड तो है, आई रिपीट, अगर कोई पर्सन जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड तो है, तो ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है जितना उसने टैक्स लगाया है, यानी कि उसने जो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, यूटीजीएसटी लगाया है उन्हीं को कलेक्ट कर सकता है। उसके सिवा किसी और टैक्स को वो कलेक्ट नहीं कर सकता। नो रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई रजिस्टर्ड पर्सन शेल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस, यानी कि जो जीएसटी में टैक्स दिया हुआ है उसको ही कलेक्ट करेगा, उसके सिवा किसी दूसरे टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार उसके पास भी नहीं है।
फर्स्ट केस पे आइए, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड, जब कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो जीएसटी में आने वाले किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार उसके पास नहीं है। जैसे अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने पढ़ा हुआ यहाँ पे आरसीएम लगता है, तो रिसिपिएंट टैक्स चार्ज करेगा, रिसिपिएंट ही इनवॉइस बनाएगा, रिसिपिएंट ही पेमेंट वाउचर बनाएगा। जब सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो अपने कस्टमर से भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता और ना ही वो आईटीसी ले सकता है। तो ये अनरजिस्टर्ड है, इसलिए ये कोई टैक्स को कलेक्ट भी नहीं करेगा। ये था हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 32। बच्चे अब यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, डिलीवरी चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रोहिबिशन, ई वे बिल, ये सब यहाँ पे ख़त्म हो